गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023, जिसका एम है स्टेट को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स हब, जो कि वैलिड रहेगा अगले 10 सालों के लिए फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब से ये जो पॉलिसी है ये इफेक्ट में आ जाएगी उसके 10 साल तक ये इफेक्टिव रहने वाला है। तो आपको याद रखना है कि ये पॉलिसी हाल ही में अप्रूव करी है उत्तर प्रदेश स्टेट ने। अब यहाँ पे कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं, जिसमें पहला है अणु अवेयरनेस यात्रा 2023। हाल ही में इसको इनिशिएट किया था तमिलनाडु स्टेट ने, मतलब तमिलनाडु होस्ट था इस पर्टिकुलर यात्रा के लिए। और इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई थी? एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। ओके, तो दो बातें याद रखिएगा, इस यात्रा के लिए होस्ट था तमिलनाडु और थीम थी एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। फिर इसके अलावा पहला आधार सेंटर इन द इंडियन आर्मी हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हो चुका है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। फिर इसके अलावा एक और समिट हुई थी इंडिया में कुछ दिनों पहले, जिसका नाम है ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है कि इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई थी? थीम थी सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलैरिटी। ठीक है, फिर फोर्थ न्यूज़ है यहाँ पे मैंग्रोव सेल के बारे में। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो एक मैंग्रोव सेल अपने स्टेट में इस्टेब्लिश करेंगे? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। फिर इसके अलावा जो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है, इसके लिए होस्ट है ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा ये पहली बार है जब इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनेस्को हैज सजेस्टेड एडिंग विच सिटी टू इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स इन डेंजर। तो यूनेस्को ने किस सिटी को सजेस्ट किया है कि हमें इस सिटी को ऐड कर लेना चाहिए अपनी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स इन डेंजर में? तो यूनेस्को, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की कल्चरल एजेंसी है, इन्होंने सजेस्ट किया है कि वेनिस सिटी को इनको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। और इन्होंने इटली के अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करी है कि अपने एफर्ट्स को वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करें टू सेफ गार्ड दिस हिस्टोरिक सिटी और इसके लगून को। ठीक है, और इस रिकमेंडेशन से इनका कंसर्न हाईलाइट होता है कि किस तरह से ये सिटी इरिवर्सिबल हार्म का शिकार हो रही है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ओवर टूरिज्म। ओके, तो यूनेस्को ने हाल ही में सजेस्ट किया है कि वेनिस सिटी को इनको अपनी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स इन डेंजर में शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यूनेस्को की बात करें तो याद रखिएगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यूनेस्को को हाल ही में यूएसए ने ज्वाइन कर लिया है बहुत सालों के बाद। और अब आपको कमेंट्स में बताना है कि यूएसए कौन से नंबर का मेंबर बन चुका है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और यूनेस्को के डायरेक्टर हैं ऑड्रो एजोले। ओके, फिर अगर हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर्स इसका है पेरिस सिटी में। फिर इसके अलावा जुलाई मंथ में इन्होंने एक वैरायटी है हॉर्सेस की जिसका नाम है लिपिजन हॉर्सेस, इन्होंने इसको शामिल किया था अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। और याद रखिएगा ये हॉर्सेस कहाँ पे पाए जाते हैं? तो स्लोवेनिया कंट्री के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल्कन शील्ड 2023 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टिसिपेटेड बाय विच कंट्रीज? तो चाइना और यूएई ने होल्ड किया है अपना पहला जॉइंट एयरफोर्स ट्रेनिंग जिसका नाम है फाल्कन शील्ड 2023। कहाँ पे? जिनजियांग चाइना में, अगस्त मंथ में। और इस ट्रेनिंग से होगा क्या? जो प्रैक्टिकल एक्सचेंजेस और कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये दोनों एयर फोर्सेस के बीच में, वो जाहिर सी बात है मजबूत होंगे। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है उनको भी इंक्रीज या इन्हांस किया जाएगा इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो फाल्कन शील्ड में कौन सी दो कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया? ये हैं चाइना और यूएई। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की एक बार बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है हैन कुआंग। हैन कुआंग मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ताइवान कंट्री ने। ठीक है, और यहाँ पे ताइवान की बात करें तो याद रखिएगा कि यूएसए ने अभी कुछ दिनों पहले ही अनाउंस किया है कि ये $345 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प देंगे ताइवान कंट्री को, ताकि
जो ताइवान है वो चाइना को काउंटर कर सके। चाइना जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होने की कोशिश करता है ताइवान के ऊपर, तो इसी वजह से यूएसए ने ताइवान की हेल्प करी है। सेकेंड एक्सरसाइज है यहाँ पे तलिस्मान सब्रे एक्सरसाइज, और ये ऑस्ट्रेलिया की है बेसिकली। इसको को होस्ट किया गया अलॉन्ग विथ यूएस। फिर यहाँ पे थर्ड है नोमैडिक एलिफेंट, जो आजकल चर्चे में थी। नोमैडिक एलिफेंट किन 2 कंट्रीज़ के बीच ये एक्सरसाइज है, इंडिया और मंगोलिया। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि आइनेस कीर्पन को हमने हाल ही में गिफ्ट कर दिया है वियतनाम कंट्री को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आइनेस मगर था जो कुछ दिनों पहले ही डिकमीशन हो गया है। अब सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि युद्ध अभ्यास किन 2 कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बेसिकली ये जो आईकार है ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड ओवरसीइंग रिसर्च एंड एजुकेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में फॉर्म की है 11 मेंबर्स का एक हाई लेवल कमेटी जो कि लीड कर रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ आईकार, ताकि वो डिफरेंट मेजर्स को प्रपोज कर सकें फॉर रेशनलाइजिंग एंड राइट साइजिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा कि ये जो बॉडी है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है DCS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो सोइंग डेटा का जो कलेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है जिसका नाम है डिजिटल क्रॉप सर्वे, टोटल 12 स्टेट्स में। और ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो रहा है इसी साल के खरीफ सीजन से, ठीक है। तो ये जो DCS रेफरेंस एप्लीकेशन है इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा लाइक GIS एंड GPS, और इसका एम है एक्यूरेट क्रॉप एरिया एस्टिमेशन को एंश्योर करना, साथ ही फार्मर्स को सपोर्ट करना विथ सोल्यूशन। और इसको क्रिएट किया गया है एज अ पब्लिकली अवेलेबल ओपन सोर्स एंड इंटरऑपरेबल टूल जो कि ओपन स्टैंडर्ड से अडेयर करते हैं, ठीक है। तो आपसे हो सकता है पूछ लें कि व्हाट इज़ DCS, जिसको हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल क्रॉप सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ AU माइक्रोस्कोपी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है हाल ही में इसने कुछ सीरीज ऑफ एनर्जेटिक इरप्शंस डिटेक्ट किए हैं एक नियर बाय रेड ड्वार्फ स्टार पे जिसका नाम है AU माइक्रोस्कोपी। और ये जो ड्वार्फ स्टार है ये सिचुएटेड है लगभग 32 लाइट ईयर्स दूर सन से, और ये लगभग 23 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि AU माइक्रोस्कोपी एक तरह का नियर बाय रेड ड्वार्फ स्टार है, और हाल ही में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ एनर्जेटिक इरप्शंस रिकॉर्ड किए हैं, इसी वजह से चर्चे में था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा SpaceX ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट, और इसका नाम इन्होंने रखा है जुपिटर 3। इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस में विद द हेल्प ऑफ फैल्कन हैवी रॉकेट, कहाँ पे, फ्लोरिडा से, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जुपिटर 3। कौन सी कंपनी इसको ओन करती है, तो ये है SpaceX। फिर इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में लॉन्च किया दुनिया का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, तो ये कंट्री है चाइना। चाइना ने कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया है दुनिया का वेरी फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। चाइना की बात करें तो लिंगजी 03 भी इम्पॉर्टेंट है चाइना के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये इनका पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है चाइना का उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा लिंगजी 03। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which Asian country recorded a 27% rise in the tiger population since 2015? तो कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल टाइगर डे था, आपको बताना है कि कब हम मनाते हैं। और इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर ये रिवील किया गया कि भूटान का जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 27% से इंक्रीज़ हुआ है। ये हम 2015 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इस अनाउंसमेंट को किया है भूटान ने एज़ पर द नेशनल टाइगर सर्वे 2021 to 22।
ओके। तो हाल ही में भूटान में हमें टाइगर पॉपुलेशन में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है क्लीन अप टू क्लीन एनर्जी प्लान, तो ये प्लान है यूएसए का। और एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान यूएस गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ये ट्रांसफॉर्म करेंगे कोल्ड वॉर साइट्स को इनटू लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो फॉर्मरली मतलब पहले इसको एम्प्लॉय किया गया था फॉर एटॉमिक बॉम्ब डेवलपमेंट, लेकिन अब इन साइट्स को पोजीशन किया जा रहा है ताकि ये कंट्रीब्यूट कर सकें क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने में थ्रू आउट द यूएस। ओके, तो क्लीन अप टू क्लीन एनर्जी प्लान किसका है? आंसर है यूएसए। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ इट्स ताइपान हेलीकॉप्टर फ्लीट। तो हमने देखा था कि एक मिलिट्री ड्रिल एक्सीडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पर 4 डेथ हो गई थी। तो इस रीज़न से ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि वो सस्पेंड कर देंगे ताइपान हेलीकॉप्टर फ्लीट के ऑपरेशंस को। और ड्यूरिंग द तलिस्मान सब्र एक्सरसाइज, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है, 30,000 मिलिट्री पर्सोनल डिफरेंट कंट्रीज से लाइक फिजी, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, देन पापुआ न्यू गिनिया एंड यूके एट्सेट्रा, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें। और ये हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने गया था, जिसके बाद इसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि वो ताइपान हेलीकॉप्टर फ्लीट के ऑपरेशंस को फिलहाल कुछ दिनों तक सस्पेंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक सिटी है जिसका नाम है सिविटा वेकिया, ये स्पेलिंग यही रहेगी। ये सिटी कौन सी कंट्री में है, बस ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये सिटी पाई जाती है इटली में, और हाल ही में यहाँ पर कुछ डिस्कवरी हुई है एंशिएंट कार्गो शिप के रैकेज की, इसी वजह से चर्चे में था। और ये शिप ऐसा माना गया कि 1st to 2nd सेंचुरी बीसी का है, जिसमें बहुत सारे वेल प्रिजर्व्ड रोमन जार्स वगैरह हमें मिले हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ चर्चे में थी, याद रखिएगा। ये सिटी कहाँ पे है? आंसर है इटली में। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च द सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म। किस कंट्री ने सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो चाइना ने सीरीज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है अपने बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव के तहत थ्रू नेपाल, जिसका एम है कोलैबोरेशन को इन्हांस करना विथ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज़, जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को इन द रीजन। ठीक है, और इन प्रोजेक्ट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म। इनको लॉन्च किया गया टू कमेमोरेट द 10th एनिवर्सरी ऑफ द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव। ओके, तो किस कंट्री ने लॉन्च किया सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म को? तो आंसर है चाइना। चाइना के बारे में ये भी याद रखिएगा कि चाइना होस्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए। इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान को 2 साल का रोल ओवर ग्रांट कर दिया है अपने $2.4 बिलियन लोन पे, ताकि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक सीवियर हो चुका है। राइट, साथ ही चाइना ने कुछ दिनों पहले यूएस के अगेंस्ट एक कैबेज स्ट्रैटेजी भी एम्प्लॉय करी थी। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो हाल ही में इसको जारी किया है स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन ने। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि लगभग 6,86,42,999 टन्स ऑफ एक्स्ट्रा प्लास्टिक वेस्ट इस साल एनवायरनमेंट में डंप किया जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये फिगर तो स्पेशली बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसने जारी करी है। तो आंसर है अर्थ एक्शन। यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स देखेंगे जो थोड़ा पुरानी हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक थी 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? तो ये है आइसलैंड। ठीक है, सेकेंड है IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, और इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? डेनमार्क, और डेनमार्क को फॉलो किया आइसलैंड ने सेकेंड मोस्ट पोजीशन पे। आपको बताना है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगल ब्लफ इज द नेम गिवन टू द वाइल्ड फायर इन विच कंट्री। तो वाइल्ड फायर ओरिजिनेट हुआ है वॉशिंगटन स्टेट USA से, और अब इसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटिश के कोलंबिया, कनाडा वगैरह को। और इस फायर को इनिशियली कहा गया था लोन पाइन क्रीक अमेरिकन साइड पे, लेकिन बाद में इसका नाम ईगल ब्लफ पड़ गया था UK साइड पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है, क्योंकि लगभग 885 हेक्टेयर्स
जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं कैनेडियन साइड पे, और लगभग 2000 हेक्टेयर्स ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुके हैं यूएस साइड पे, ठीक है। तो ये वाइल्ड फायर जो है ये ओरिजिनेट हुई थी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकुरात मैंगो विच रिसीव द जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये प्रोडक्ट है गोवा स्टेट का। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वो हम धीरे धीरे करके आगे देखते जाएंगे। तो आपको बस याद रखना है कि ये मैंगो की वैरायटी है जिसको कि जीआई टैग कुछ दिनों पहले ही मिला है, और ये जो है गोवा को बिलोंग करता है। अच्छा, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने कुछ दिनों पहले 1.3 टन्स ऑफ पाइनएप्पल्स को एक्सपोर्ट किया है हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन 2023? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इस साल का, और इसी के साथ ये 41st रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड के। और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है इसको कौन देता है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, जिसको कि फाउंड किया गया था 1983 में इन ऑनर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। कुछ और रेसिपिएंट्स इसके कौन हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो फिलहाल ये अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, और ये इसके 41st रेसिपिएंट हैं। नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिनों पहले इजिप्ट कंट्री ने भी एक ऑनर दिया था, अगर आपको याद हो। इसका नाम था ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा जो हाईएस्ट अवार्ड है सुरीनेम कंट्री का, ये दिया गया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। और फिर जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये भी इस साल इंडिया को ही दिया गया, हमारे आरबीआई के चीफ मिस्टर शक्तिकांत दास को। सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इस साल गांधी पीस प्राइज़ किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस लेक्चर के दौरान पूछे गए हैं आपको उनके जवाब कमेंट्स में लिखने होंगे, और जो लास्ट में क्विज़ रहती है वो तो है ही। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया, और हम चलेंगे हमारी क्विज़ की तरफ, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस पीछे ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपकी टर्न है इनके आंसर बताने की। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़िए। इनमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के फ्यूचर के लिए याद कर सकते हैं, बाकी धीरे धीरे करके आपके स्कोर में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.